डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। मृणाल और प्रमोद इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र है। मृणाल का चरित्र चित्रण इस उपन्यास में हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जैनेन्द्र एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में आए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन आदि उपन्यास लिखे हैं। जैनेन्द्र के इस उपन्यास में त्यागपत्र एक श्रेष्ठ उपन्यास है। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल और प्रमोद का चरित्र मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। उपन्यास में पात्र रीढ़ की हड्डी के समान रहते हैं। कोई भी रचना में, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, उसमें पात्र मुख्य पात्र, गौण पात्र एवं अन्य पात्र रहते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल और प्रमोद दोनों पात्रों के द्वारा कथा वस्तु आगे बढ़ती है। त्यागपत्र उपन्यास में जैनेन्द्र ने इन दोनों पात्रों के द्वारा जो भी समस्या जो कहना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, वो मृणाल और प्रमोद दोनों के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं। ये मुख्य पात्र है। इसके अलावा गौण पात्र है, वह इस मुख्य पात्र को आगे जाने के लिए, उसकी सहायता के लिए आते हैं। वह कभी आते हैं, कभी लुप्त भी हो जाते हैं। और अन्य पात्र है, वह मुख्य पात्र को, गौण पात्र को और सहायता देने के लिए आते हैं। इसलिए अन्य पात्रों का भी समावेश रहता है। यहाँ हम पात्र एवं चरित्र चित्रण के मुद्दे में इस इकाई में सबसे पहले हम मृणाल की चारित्रगत विशेषताएं देखेंगे अथवा मृणाल का चरित्र चित्रण देखेंगे कि मृणाल है वह त्यागपत्र उपन्यास में आरंभ से लेकर अंत तक किस प्रकार हमारे सामने आते हैं, क्या क्या रूप है, क्या क्या उस मृणाल की विशेषताएं हैं, यह हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने आता है कि मृणाल एक नायिका के रूप में। दूसरा मुद्दा है संघर्षशील नारी के रूप में। तीसरा उनका रूप है, तीसरी विशेषता है प्रेमिका के रूप में। चौथा मुद्दा है पतिव्रता नारी के रूप में। पांचवा है प्रमोद की बुआ के रूप में। छठा है दुहाजू की पत्नी के रूप में। सातवां मुद्दा हमारे सामने आता है एक आदर्श पत्नी के रूप में। आठवां मुद्दा, आठवीं विशेषता है पति त्यक्ता पत्नी के रूप में। नौवीं विशेषता उसकी मिलती है कि कोयले वाली की रखेल के रूप में। 10वां मुद्दा हमारे सामने पीड़ित नारी के रूप में। इस प्रकार मृणाल का चरित्र इस उपन्यास में अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया है कि वह नायिका के रूप में त्यागपत्र उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक मृणाल एक महत्वपूर्ण पात्र है, इसीलिए हम इसको नायिका भी कहेंगे। दूसरा हम कहते हैं कि प्रमोद की बुआ के रूप में। यह एक पूरे उपन्यास के आरंभ से लेकर यह प्रमोद की बुआ है, प्रमोद उसको बुआ कहते हैं। तीसरी विशेषता उनकी है कि वह एक कोयले वाली की रखेल के रूप में हमारे सामने आती है। जब वह अपने घर छोड़कर चली जाती है तब एक कोयले वाले की दुकान में जाके कोयले वाले के साथ अपना संबंध बांध लेती है और वहाँ एक रखेल के रूप में रहती है। तो उनकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो चारित्रगत विशेषता है, वह एक रखेल के रूप में भी हमारे सामने आती है। दूसरा उनका चरित्र इस प्रकार उभर कर आता है कि यह पति त्यक्ता नारी भी है, एक पीड़ित नारी भी है, एक संघर्षशील नारी भी है। इस प्रकार मृणाल का जो चरित्र है वह अलग अलग रूप में हमारे सामने इस उपन्यास में उभर कर आते हैं। तो हम इस मृणाल के चरित्र के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है उस पात्र की चर्चा करेंगे। उसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है वह प्रमोद का है।
तो प्रमोद भी एक आदर्श भूमिका निभाते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद है वह एक केंद्रीय पात्र है जो त्यागपत्र उपन्यास की कथा का मुख्य सूत्रधार भी है। प्रमोद में आत्मविश्वास, बौद्धिकता, जागरूकता तथा नैतिक संघर्ष आदि प्रकार के गुण भी दिखाई देते हैं। उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक प्रमोद एक महत्वपूर्ण पात्र है जो बुआ के साथ उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक बुआ की सारी बातें जानता है, उसको मदद करता है और साथ में कहीं भी बुआ जाती है तो उस बुआ के साथ में जाकर सारे सुख दुख में वह अपना योगदान देता है। इसलिए त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद का पात्र एक केंद्रीय पात्र है और वह बुआ का एक सहायक पात्र भी कहते हैं। इसीलिए त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को जो स्थान, मृणाल को जो स्थान मिला है, मृणाल के साथ में प्रमोद का पात्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जैनेन्द्र ने इस त्यागपत्र उपन्यास में जितनी मृणाल की एक भूमिका दी है, जितना रोल मृणाल का रहा है, उसी प्रकार प्रमोद का भी रोल रहा है। आगे हम प्रमोद की और विशेषताएं देखेंगे कि किस प्रकार उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक प्रमोद एक मुख्य पात्र के साथ भूमिका निभाता है। उसमें है सामाजिक विषमता, व्यक्तिगत कुंठा और नैतिक प्रश्नों का विश्लेषण किया है। इस दृष्टि से यह कथावाहक पात्र भी है। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद मृणाल के भतीजे के रूप में आता है। उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक प्रमोद मृणाल के साथ में रहकर अपनी भूमिका निभाता है। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद शीला का भाई से मृणाल के प्रेम से लेकर उसके असफल वैवाहिक जीवन एवं दर्द भरी मृत्यु तक की घटनाओं का साक्षी है। प्रमोद को बचपन से ही अपनी बुआ के प्रति विशेष लगाव है। इसीलिए प्रमोद बुआ के साथ अपनी सारी बातें खुलकर कहता है। बचपन से ही अपनी बुआ के साथ आकर्षित रहता है। प्रमोद का समग्र व्यक्तित्व मृणाल से संबंध है। बचपन से ही वह मृणाल पर आती हुई आपत्तियों को देखता है पर सहायता नहीं कर पाता। बुआ को जब घर में बेत से पीटा जाता है तब भी प्रमोद को बहुत दुख होता है। वह जब बुआ को जब भी जब भी दुख आ पड़ता है तो सारा का सारी आपत्ति अपनी खुद पे आ गई है ऐसी समझकर वो बुआ के साथ में योगदान देता है और सारी की भूमिका मृणाल के साथ निभाता है। इसीलिए इस उपन्यास में प्रमोद का पात्र एक केंद्रीय पात्र भी है, एक महत्वपूर्ण पात्र भी है। बुआ जब विवाह के बाद ससुराल से पीटकर आती है तब उसका हृदय वेदना से भर जाता था। माँ के द्वारा बुआ की पिटाई होने पर प्रमोद गुस्से हो जाता है और कठोर वचन भी बोलता है। मृणाल की शादी के पश्चात विदाई असह्य हो जाती है। वह चाहता है कि बुआ प्रत्येक पल उसके समीप रहे। प्रमोद कहता है वह यानी कि बुआ सदा इसी घर में रहेगी। देखो कौन ऐसा होता है जो ले जाए। ऐसा मन करो फिर क्या है, यह प्रमोद बड़ा होकर खूब कमाएगा और तुम्हारी खूब सेवा करेगा और तुम्हें जुदा होने न देगा। इस प्रकार प्रमोद मृणाल के बारे में कहता है कि मैं सारी की सारी जिम्मेदारी या तो सारी की सारी भूमिका मृणाल के साथ में रहकर ही निभाऊंगा। मैं किसी प्रकार भी मृणाल को मेरे पास से या तो मेरे घर से कहीं दूर नहीं जाऊंगा। किसी की ताकत नहीं है कि मृणाल को यहाँ से कोई निकाल सकता है। इस प्रकार प्रमोद है वह त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल को एक आत्मविश्वास और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता है।
उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक प्रमोद ही एक ऐसा पात्र है जो मृणाल को मदद करने में सहायक रहता है। दूसरे पात्र जो है लेकिन वह कहीं आते हैं और कहीं उनकी भूमिका लुप्त रहती है। इसीलिए जैनेन्द्र ने त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद का चरित्र को एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में स्थान दिया है। प्रमोद का चरित्र बुआ के साथ जुड़ा रहता है। बीमारी की स्थिति में फूफा जी का बुआ को ले जाना उसे अच्छा नहीं लगता। उसे इतनी तकलीफ होती है कि न वहाँ से वह जाता है न कुछ करता है। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद का चरित्र बुआ के प्रति इस प्रकार उभर कर आता है। प्रमोद की स्थिति उपन्यास में देख सकते हैं। मैं बुआ को विदा के समय देखते देखते इतना झल्ला आया कि भागकर बुआ वाली कोठरी में अपने को बंद करके खड़ा हो गया। किवाड़ बंद कर लेने से अंधेरा हो गया था, जिस पर मैंने दोनों हाथों से आंख ढांप ली थी और गुमसुम कोठरी के बीचों बीच आकर बस खड़ा रह गया था। मानो आशा थी कि कोई करिश्मा होगा, कुछ न कुछ होगा, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ खड़े खड़े चाहता था कि सांस रोक लूँ, बेजान हो जाऊँ। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद एक इस प्रकार की भूमिका लेकर आते हैं कि उसको आत्मविश्वास है कि मैं पूरी की पूरी सहायता मृणाल को कर सकता हूँ। इस प्रकार प्रमोद अपनी सारी बातें इन संवादों के द्वारा मृणाल के सामने रखता है। त्यागपत्र उपन्यास में यह सारे विचार है वह प्रमोद अकेले के नहीं हैं। त्यागपत्र उपन्यास के जो रचनाकार जैनेन्द्र ने ही अपने विचारों के द्वारा प्रमोद के पास कहलवाया है। इसीलिए प्रमोद का चरित्र उपन्यास में श्रेष्ठ चरित्र है। प्रमोद बुआ के बारे में जानना चाहता रहता है। बुआ की ससुराल जाकर हाल पूछना चाहता है। घर में बुआ की चर्चा कोई नहीं करता। माँ को पूछने पर चिढ़ जाती है। धीरे धीरे उसे बुआ के गृह त्याग की भी बात पता चल जाती है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वह मन में संकल्प करता है कि मैं बुआ को ढूंढ निकालूंगा। दृढ़ संकल्प वाला प्रमोद बुआ को ढूंढने में सफल भी हो जाता है। बुआ की स्थिति और घर का हाल देखकर प्रमोद दुखी हो जाता है। वह बुआ को इस स्थिति से निकालना चाहता है। वह कहता है, तुम्हें पता है मैं 20 बरस का हो रहा हूँ, बालिग हूँ, घर का मैं मालिक हूँ। माँ है तो मेरी है, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूंगा। इस प्रकार त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद है वह मृणाल को इस संवाद के द्वारा कहता है कि सब कुछ मैं ही हूँ और सब कुछ मेरे रहते हुए ही मैं आपका सुख दुख सारी की सारी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। इस प्रकार प्रमोद है वो मृणाल को अपनी सारी बातें इस संवाद के द्वारा कहता है। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल और प्रमोद के अलावा गौण पात्रों का भी समावेश है, जो मुख्य पात्र को एक सहायक पात्र के रूप में सामने आते हैं। कथा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य पात्रों को तो स्थान रहता ही है, लेकिन मुख्य पात्रों के साथ में कथा वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए गौण पात्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए गौण पात्र भी कहीं कहीं महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। इन पात्रों के द्वारा लेखक ने सारी की सारी बातें कहलवाई है। तो हम देखते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास में कौन कौन से गौण पात्र हैं। तो त्यागपत्र उपन्यास में मुख्य पात्र के साथ साथ उनके साथ सहायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए गौण पात्र का स्थान एक विशेष प्रकार का, एक महत्वपूर्ण प्रकार का है। गौण पात्र का स्थान
जिस प्रकार मुख्य पात्र का है उसी प्रकार उनका भी है। तो गौण पात्र में हम देखते हैं कि शीला का भाई, प्रमोद का फूफा, प्रमोद के पिता, प्रमोद की माता, कोयले की दुकान वाला बनिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैम, राजनंदिनी आदि गौण पात्र है। यह गौण पात्र मुख्य पात्र मृणाल और प्रमोद दोनों के साथ कहीं न कहीं संबंध तो निभाते हैं, लेकिन साथ में वह कथा वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए उन संवादों को, उन पात्र को साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो एक सहायक पात्र है, एक अन्य पात्र के रूप में उसको हम पहचानते हैं। तो जिन पात्रों का हमने यहाँ चर्चा की है, उनका हम कुछ चरित्र की विशेषताएं भी हम देख सकते हैं कि वह किस प्रकार हमारे सामने उपन्यास में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शीला का भाई। शीला का भाई यह त्यागपत्र उपन्यास में एक गौण पात्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शीला का भाई है वह किस प्रकार एक मृणाल के साथ में अपना प्रेम संबंध बांधता है और उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक किस प्रकार जुड़ा रहता है, और उपन्यास की मुख्य जो समस्या है वो उनके माध्यम से किस प्रकार हमारे सामने आते हैं। तो वह हम शीला के भाई के चरित्र द्वारा ही पहचान सकते हैं कि किस प्रकार मृणाल की शादी हो जाने के बाद भी वह शीला के भाई के साथ प्रेम करती है, किस प्रकार वो कोयले वाले की दुकान के साथ एक रखेवाल के रूप में रहती है, और किस प्रकार संघर्ष करती हुई नारी एक अपने जीवन में किस प्रकार समुद्र रूपी जीवन वो पार करती है। ये सारी की सारी स्टोरी वो एक प्रेमी के रूप में तो वो उभर कर आता है, लेकिन वो किस प्रकार एक नारी के साथ जुड़ा रहता है, तो वह जो शीला के भाई के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो उनकी विशेषताओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास में शीला का भाई है अथवा तो मृणाल का जो प्रेमी है उभर कर आता है। तो शीला का भाई है वो मृणाल का प्रथम प्रेमी है। शीला के भाई के चरित्र की विशेषताएं हैं मृणाल के प्रेमी के रूप में। त्यागपत्र उपन्यास में शीला का भाई है वह मृणाल का एक प्रथम प्रेमी के रूप में इस उपन्यास में आरंभ से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है। वह मृणाल के साथ इतना आकर्षित है कि मृणाल को जब भी जो भी दुख आ पड़ता है या तो जो भी कुछ भी होता है तो वो साथ में ही रहता है। मृणाल भी अपने प्रथम प्रेमी के साथ में सारी की सारी बातें खुल कर कहती है। जिस प्रकार प्रमोद के साथ खुलकर बातें करती है, उसी प्रकार वह शीला के भाई के साथ भी अपनी सारी बातें खुलकर कहती है। तो उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक मृणाल के पात्र के साथ में ये शीला के भाई का पात्र भी एक प्रेमी के रूप में तो आता है, लेकिन मृणाल के सुख दुख में भी अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। इसलिए हम मृणाल के प्रथम प्रेमी के रूप में शीला के भाई को हम ले सकते हैं। शीला के भाई की दूसरी यह विशेषता है कि वह डरपोक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। शीला का भाई इतना डरता है कि कहीं कहीं हमने देखा है कि उनका जो चरित्र है वो एक डरपोक पुरुष अथवा तो डरपोक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसीलिए उनकी विशेषताएं, उनके व्यक्तित्व की, उनके चरित्र की विशेषता एक डरपोक व्यक्ति के रूप में भी उभर कर उपन्यास में हमारे सामने आती है। तीसरी विशेषता भी हमें दिखाई देती है कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में शीला का भाई है वह त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल के प्रेमी के रूप में भी आता है, एक डरपोक व्यक्ति के रूप में आता है और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। तो कहीं कहीं भी वह एक आदर्श प्रकार की बातें करते हैं, कहीं कहीं उनका व्यक्तित्व एक आदर्श प्रकार का व्यक्तित्व हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए शीला के भाई की जो विशेषताएं हैं
वह एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी है। चौथा मुद्दा अथवा तो चौथी उसकी चारित्रगत विशेषताएं हमें जो दिखाई देती है वह यह है कि सहनशील व्यक्ति के रूप में जब भी मृणाल के साथ में वो बातें करते हैं अथवा तो मृणाल गुस्से हो जाती है अथवा तो कोई किसी भी प्रकार की विचारों की संवाद गोष्ठी होती है, तब मृणाल के सामने शीला का भाई है वह एक सहनशील व्यक्ति के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उनकी विशेषताएं एक सहनशील व्यक्ति के रूप में भी है, इसीलिए उनका रोल, उनका प्रतिनिधित्व, उसकी भूमिका इस त्यागपत्र उपन्यास में सहनशील व्यक्ति के रूप में भी है। इसीलिए हम मृणाल के प्रथम प्रेमी की ये विशेषताएं देखेंगे। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल और शीला का भाई दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक हम देखेंगे कि किस प्रकार जो मृणाल है वह शीला के घर बैठने के लिए जाती है और वहाँ बैठकर वह शीला के भाई के साथ आकर्षित होती है। इसीलिए ये दोनों पात्र, शीला का भाई और मृणाल, आपस में आकर्षित होकर प्यार करते हैं। तो उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक इन दोनों पात्रों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। मृणाल की शादी हो जाने के बाद भी वह उसकी ससुराल में खत लिखता है जिसमें वह अपने आप को एक सर्जन होने का दावा करते हैं। मृणाल को अपने सारी बातें उस खत के द्वारा बता देता है, सूचना देता है। त्यागपत्र उपन्यास में इस संवाद द्वारा शीला का भाई कहता है, वो कहता है मृणाल को कि मैं अब सिविल सर्जन हूँ, शादी नहीं हुई है, न करूँगा, तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम सुखी रहो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो लिख सकती हो। इस प्रकार शीला का भाई है वह अपनी प्रेमिका को, मृणाल को, ये सारी की सारी बातें एक खत, एक पत्र के द्वारा उनके ससुराल में यह मैसेज पहुंचा देता है। मृणाल अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए अपने पति डॉक्टर से अपने प्रेम की बात बता देती है। पति उसे चरित्रहीन कहकर पीटता है और घर से निकाल देता है। इस प्रकार प्रमोद का भाई, शीला का भाई है, वह उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक मृणाल के पात्र के साथ जुड़ा रहता है और जहाँ जहाँ एक गौण पात्र के रूप में उनकी भूमिका आती है वहाँ वह एक भूमिका निभाता है। दूसरा पात्र आता है प्रमोद के फूफा। प्रमोद के फूफा भी उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृणाल का पति है। त्यागपत्र उपन्यास में उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं है। मृणाल पति सुखी संपन्न परिवार का होते हुए भी वह शंकाशील स्वभाव का व्यक्ति है। पत्नी मृणाल अपने विवाह पूर्व के प्रेम संबंध के बारे में जब बताती है तब वह क्रोधित होकर पत्नी को गालियाँ बोलता है और घर से निकाल देता है। रूढ़िवादी संकुचित मानसिकता वाला फूफा खुद पत्नी मृणाल को शहर से दूर एक कोठरी में लाकर छोड़ देता है। दूसरा पात्र है प्रमोद के पिता। प्रमोद के पिता माता पिता की मृत्यु के पश्चात छोटी बहन मृणाल का पालन पोषण करते हैं। मृणाल को अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा भी दिलवाते हैं। अपनी पत्नी की बातों में आकर छोटी बहन मृणाल की मर्जी पूछे बिना उसको अनमेल विवाह करवा देते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के भय से मृणाल को वापस अपने पति के घर जाने के लिए समझाते हैं। पति के घर के अलावा स्त्री को और क्या आसरा है? यह झूठ नहीं है। मृणाल की पत्नी का धर्म पति है, घर पति गृह है, उसका कर्म और उसका मोक्ष भी वही है।
समझती तो हो बेटा। इस प्रकार वह सारी की सारी बातें इस उपन्यास में एक बेटी के रूप में समझाता है। इस प्रकार त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद के पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रमोद का पिता उपन्यास में एक गौण पात्र के रूप में आता है, लेकिन कहीं कहीं हम देखेंगे कि प्रमोद के पिता भी कहीं बहुत अच्छी विशेषता लेकर हमारे सामने आते हैं। तो त्यागपत्र उपन्यास का गौण पात्र प्रमोद के पिता एक आदर्श पात्र हैं, एक संघर्षशील पात्र भी है और एक पिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो आज पुरुष वर्ग निभाते हैं। और अन्य पात्र है प्रमोद की माता। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की माता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका लेकर हमारे सामने आती है। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की माता एक कुशल गृहिणी के रूप में आती है। पिताजी से उम्र में काफ़ी छोटी थी। उनके संरक्षण में प्रमोद के साथ साथ बुआ भी रहती थी। वह बुआ को अनुशासन में रखती है। पति का प्रेम मृणाल को बिगाड़ न दे इस बात का विशेष ध्यान रखती है। प्रमोद की माँ का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला है। शीला के भाई के साथ बुआ के प्रेम संबंध का पता चलते ही वेद से उसकी पिटाई करती है। माँ के स्वभाव में अजीब परिवर्तन आ जाता है। प्रमोद को भी काम बेकाम फटकारती रहती है। मृणाल की शादी भी करवा देती है। इस प्रकार पति के द्वारा मृणाल का त्याग करने की बात का माँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रमोद जब बुआ के बारे में माँ से पूछता है तब वह गुस्से हो जाती है और कहती है, जब देखो बुआ बुआ, मेरी बुआ मर गई है। हाँ तो खबरदार जो अब बुआ की बात मुझसे की। इस प्रकार अन्य पात्र गौण पात्र में आते हैं कोयले वाला। कोयले वाला मृणाल के प्रति आकर्षित हो जाता है। बुढ़ापे में भी वह अपनी यह आदत नहीं छोड़ता और मृणाल के पीछे पड़ा रहता है। वह एक ब्रह्मरूपी प्रकार का व्यक्ति है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह असहाय मृणाल की सहायता करता है, मृणाल की मदद करता है। अपने घर परिवार को छोड़कर वासना पूर्ति हेतु मृणाल के साथ रहता है। गर्भवती मृणाल को दरिद्र अवस्था में छोड़कर चला जाता है। अन्य पात्र में आते हैं डॉक्टर मैम। त्यागपत्र उपन्यास में डॉक्टर मैम है, वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर मैम है, वह अस्पताल में काम करती है। उनका जो चरित्र है वह एक मैम के रूप में आता है, लेकिन वो अस्पताल में काम करती है। जब प्रमोद को जब कोई ज़रूरत पड़ती है तब वह कहीं कहीं उसकी मदद करती है। तो हम इस पात्र की भी विशेषताएं एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में देखते हैं। वह प्रमोद को मृणाल के अस्पताल में भर्ती होने, लड़की के जन्म, नौकरी मांगना, दूसरा धर्म न अपनाना, वहाँ से चले जाने की सारी बातें बताती है। डॉक्टर मैम के अलावा त्यागपत्र उपन्यास में डॉक्टर साहब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका लेकर हमारे सामने आए हैं। अथवा तो त्यागपत्र उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक डॉक्टर का जो प्रतिनिधित्व है, डॉक्टर का जो चरित्र है, वह भी कहीं कहीं गौण पात्र होते हुए भी एक महत्व विचार धारा लेकर आए हैं। इस पात्र के द्वारा बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है हमें। जैनेन्द्र ने डॉक्टर साहब के प्रतिनिधित्व के द्वारा भी बहुत सारी बातें एक मनोवैज्ञानिक ढंग से कही है। यह डॉक्टर साहब राजनिंदी के पिता और प्रमोद के होने वाले ससुर हैं।
जिसके समक्ष प्रमोद उसके और मृणाल बुआ के रिश्ते की सच्चाई बना देता है। डॉक्टर साहब को एतराज नहीं है, किंतु पत्नी की दृढ़ता से इस बात के प्रतिकूल थी, अतः प्रमोद का रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता टूटने पर डॉक्टर साहब को बहुत ग्लानि होती है। प्रमोद के साथ उनके संबंध बने रहे। वह प्रमोद को पात्रों में सदा अपना पुत्र ही लिखते थे। राजनिंदी के दूसरे विवाह पर उन्हें असंतोष प्रकट किया था। इसके अलावा त्यागपत्र उपन्यास में राजनंदिनी का जो पात्र है वह भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। राजनंदिनी उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक जुड़ी रहती है और गौण पात्र की भूमिका निभाती है। मृणाल, प्रमोद उनकी कथावस्तु के साथ में एक सहायक पात्र के रूप में, एक गौण पात्र के रूप में राजनंदिनी की जो भूमिका है वह श्रेष्ठ भूमिका है। हम देखते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास है वह इन पात्रों के द्वारा ही श्रेष्ठ है। राजनंदिनी बहुत ही सुंदर थी। पहली नज़र में देखकर प्रमोद निश्चय कर लेता है। वह भी प्रमोद के सामने पाकर शर्मा जाती है। दोनों की सगाई हो जाती है। प्रमोद के साथ उसकी गुप्त भेंट भी होती है। प्रमोद और बुआ के रिश्ते का सच उसकी माँ स्वीकार नहीं कर पाती और रिश्ता टूट जाता है। इसके अलावा राजनंदिनी के माँ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनंदिनी उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक तो जुड़ी रहती है, वो अपनी भूमिका तो निभाती है, लेकिन राजनंदिनी की माँ है वह भी एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में, महत्वपूर्ण स्त्री पात्र के रूप में आती है। वह मृणाल है, प्रमोद है, इन सब चरित्रों के साथ में एक विशेष प्रकार का चरित्र, विशेष प्रकार का स्थान लेकर आती है। तो उसका हम थोड़ा सा चरित्रगत विशेषता देखेंगे कि राजनीति की माँ प्रमोद का घर में अच्छे से स्वागत करती है। हर वक्त प्रमोद को घेरे रहती है। उनके बच्चों को मास्टरनी यानी कि मृणाल पढ़ानी आती है। यह जानकारी प्रमोद को देती है। वह बहुत ही बात्यूनी है। प्रमोद और बुआ के रिश्ते का सच स्वीकारना उसके लिए असंभव है। वह उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक अतः राजनंदिनी का प्रमोद से रिश्ता टूट जाता है। इस प्रकार पात्र उपन्यास में सिर्फ घटना ही कथानक के भीतरी तनाव को उजागर नहीं करते, बल्कि उसके चरित्र भी संघर्ष का ताना बाना बुनते हैं। उपन्यास में मृणाल यानी कि बुआ और प्रमोद का चरित्र केंद्रीय है। गौण पात्रों में शीला का भाई, प्रमोद का फूफा, प्रमोद के माता पिता और भी पात्रों का समावेश होता है, जैसे कि कोयले वाला, डॉक्टर मैम, डॉक्टर साहब, राजनंदिनी, राजनंदिनी की माँ इत्यादि पात्र शामिल हैं। त्यागपत्र उपन्यास में ये सभी पात्र, मुख्य, गौण और अन्य पात्र, ये कहीं न कहीं कोई न कोई विशेषता लेकर, कोई न कोई समस्या लेकर ही हमारे सामने आते हैं। इसीलिए इन पात्रों का त्यागपत्र उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये सभी पात्र अपनी अपनी चारित्रगत विशेषताओं के कारण उपन्यास को मजबूती बना देता है, उपन्यास को मजबूती देता है। उपन्यास के चरित्र लेखक के अपने विवरणों से उद्घाटित होते रहते हैं। दूसरे स्तर पर कार्यकलापों से उनका उद्घाटन होता है। लेखक जब भी रचना का सर्जन करता है तब सबसे पहले स्टोरी तो बनाता है, कथा वस्तु तो बनाता है, लेकिन साथ में पात्रों का भी समावेश करते हैं। लेकिन वह पात्र भी मुख्य, गौण और
अन्य यानी कि तीनों प्रकार की समस्या, तीनों प्रकार का प्रतिनिधित्व निभाते हुए ही उपन्यास में जुड़ा हुआ रहता होना चाहिए। और वही लेखक के विचार पात्रों के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में हम पात्र एवं चरित्र चित्रण इकाई 2 की चर्चा की। इकाई 2 के बाद हम उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है वह है संवाद एवं कथोपकथन। उस तत्व की हम चर्चा करेंगे। तो ये 6 तत्व में उपन्यास का ये संवाद एवं कथोपकथन तत्व किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्यों इस तत्व को हमने संवाद एवं कथोपकथन कहा है, अथवा तो क्यों इसको हम संवाद कहते हैं, क्यों कथोपकथन कहते हैं, संवाद क्या है, किस प्रकार संवाद बनते हैं, अथवा तो किस प्रकार संवाद उपन्यास में आते हैं, अथवा तो हम किसे संवाद कहते हैं, यह हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उपन्यास के तत्वों में संवाद एवं कथोपकथन एक महत्वपूर्ण तत्व है। त्यागपत्र उपन्यास के इस तत्व को शाब्दिक अर्थ में समझना आवश्यक है। शाब्दिक अर्थ का मतलब है कि सिर्फ संवाद, ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन संवाद किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम संवाद ही समझ लेंगे तो उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक सारे के सारे संवाद है वो सभी के सभी हमें समझ में आ सकते हैं कि किसे हम संवाद कहते हैं। अथवा तो कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि त्यागपत्र उपन्यास के आधार पर संवादों की चर्चा कीजिए, तो संवाद स्पष्ट कीजिए, तो हम समझ सकते हैं कि संवाद शब्द को ही हम समझ लिया तो इस प्रश्न को हम सरल ढंग से हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हम शाब्दिक अर्थ में उसकी जानकारी प्राप्त करें तो कह सकते हैं कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक पात्रों के वार्तालाप को कथोपकथन और उपकथन कहते हैं। किसी 2 पात्र के आपस में बातचीत करना संवाद कहा जाता है। सिर्फ एक ही पात्र के द्वारा संवाद नहीं, लेकिन 2 पात्रों के द्वारा आपस में जो भी बातचीत होती है उसको हम संवाद कहते हैं, उसको हम कथोपकथन अथवा तो उपकथन कहते हैं। तो ये शाब्दिक अर्थ हम जानने के बाद, अर्थात हम यूँ कहें कि 2 व्यक्ति के बीच हो रहे वार्तालाप को संवाद कहते हैं, 2 व्यक्ति के बीच में हो रहे बात को संवाद कहते हैं। कथोपकथन मूलतः नाटक का प्रमुख अंग है, किंतु आज साहित्य की अनेक विधाओं में उसका वैविध्यपूर्ण प्रयोग होता दिखाई देता है। ये संवाद हम कहानी में भी देखते हैं, हम उपन्यास में भी देखते हैं, हम नाटक में भी देखते हैं और किसी अन्य विधाओं में भी हम यह तत्व देखते हैं। इसीलिए संवाद उपन्यास में एक महत्वपूर्ण तत्व है। हाँ, संवादों के होने से कथा में रोचकता का तत्व शामिल हो जाता है। उपन्यास में इसकी योजना विभिन्न उद्देश्यों से की जाती है। उपन्यास में संवाद कभी कथा विकास के लिए, कभी पात्रों के अंतर और बाह्य व्यक्तित्व के उद्घाटन के लिए, कभी लेखक के विचारों की नाट्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए कथोपकथन का उपयोग आवश्यक बन जाता है। इसीलिए जैनेन्द्र ने त्यागपत्र उपन्यास में संवाद एवं कथोपकथन के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। कभी मुख्य पात्र और गौण पात्र आपस में बातचीत करते हैं, तो कभी गौण पात्र आपस में बात करते हैं, लेकिन इनकी बात करने का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य लेखक के विचार ही हमारे सामने अभिव्यक्त करना रहता है। जो लेखक कहना चाहते हैं, जो भी समस्या हो, उन समस्याओं को हमारे सामने
प्रकट करने के लिए, हमें कहने के लिए वह आपस में बातचीत करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, तभी हमारा उपन्यास एक श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है अथवा तो श्रेष्ठ उपन्यास है। जब पात्र है लेकिन आपस में कोई बातचीत ही नहीं करते, आपस में कोई विचार विमर्श ही नहीं करते, तो क्या हमारा उपन्यास श्रेष्ठ उपन्यास माना जाएगा अथवा तो श्रेष्ठ संवाद कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मुख्य पात्र और गौण पात्र को आपस में बातचीत करना संवाद कहला जाता है, और वही संवाद महत्वपूर्ण माना जाएगा जो मार्मिक है, कथा को आगे बढ़ाता है, लेखक के विचार को आगे बढ़ाता है, और उसके द्वारा हमें कोई संदेश मिलता है, कोई जानकारी मिलती है। इसीलिए उपन्यास के तत्व में कथोपकथन महत्वपूर्ण है। कथोपकथन के लिए मुख्य रूप से जो गुण महत्वपूर्ण है वह है स्वाभाविकता। इस तत्व में संवाद में स्वाभाविकता गुण अथवा तो स्वाभाविक विशेषता एक महत्वपूर्ण है। संवाद में स्वाभाविकता है, तभी संवाद एक श्रेष्ठ संवाद कहा जाता है। संवाद ऐसा होना चाहिए कि संक्षिप्तता, वह संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। यह संवाद के लिए एक गुण भी कह सकते हैं और संवाद की विशेषता भी हम कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि उसमें सहजता होनी चाहिए। संवाद एक सहज होना चाहिए, सो उद्देश्य होना चाहिए। जो संवाद तो करते हैं पात्र, बातचीत करते हैं, लेकिन वह बिना उद्देश्य वाला नहीं होना चाहिए, उनमें कोई ना कोई उद्देश्य निकालना चाहिए, तभी वह संवाद एक मार्मिक संवाद, एक उद्देश्यपूर्ण संवाद माना जाता है। तथा मनोवैज्ञानिक आदि गुण संवादों की सफलता का मुख्य आधार है। ये सारे के सारे गुण अगर संवाद में है तो सभी संवाद एक महत्वपूर्ण, एक मार्मिक और एक सरल और संक्षिप्त संवाद माने जाते हैं। कथोपकथन की विशेषताएं, संवाद की विशेषताएं हैं कि नंबर 1, संवाद पात्रों के चरित्र चित्रण में सहायक होते हैं। दूसरा है संवाद उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये संवाद है वह उपन्यास की जो कथा है, जो हमें ताकपत्र की जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु को आगे बढ़ाता है। अगर उपन्यास में संवाद ही नहीं है तो उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए कभी कभी महत्वपूर्ण संवादों के द्वारा कथा क्रमशः आगे बढ़ती रहती है। इसलिए संवाद उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अर्थात कथा को गति प्रदान करते हैं। तीसरा हमें ये विशेषता मिलती है कि संवाद चुटीले, व्यंग्यपूर्ण तथा व्यंजनात्मक हो। चौथे नंबर की विशेषता हमें मिलती है कि संवाद उपन्यास में संवाद पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। संवाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि पात्र की परिस्थिति के अनुकूल न हो, लेकिन ऐसा संवाद होना चाहिए कि वो पात्र जिस प्रकार का हो, जिस प्रकार की परिस्थिति में है, उस परिस्थिति के अनुकूल ही होना चाहिए, नहीं तो वो संवाद ही नहीं माना जाएगा। 5वें नंबर का जो विशेषता हमें दिखाई देती है कि संवाद की भाषा जीवन की भाषा के समानांतर हो, वस्तुतः कथानक का अभिन्न अंग बनकर आने वाला कथोपकथन ही उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में कथा वस्तु को भी क्रमशः आरंभ, मध्य और अंत, इन तीनों प्रकार की क्रमता के कारण एक विशेष प्रकार की अपनी भूमिका प्रकट करता है। संवाद सहज हो सकता है यदि कथोपकथन रोचक, जीवंत और सहज होंगे, तो उनसे उपन्यास में नाटक जैसी सरसता, सजीवता और यथार्थता आ जाती है। नाटक में जो जिस प्रकार
संवाद का तत्व महत्वपूर्ण रहता है, उसी प्रकार उपन्यास में, कहानी में ये संवाद नाम तत्व है, वह लेखक के विचार को भी, पात्र को भी और कथावस्तु को भी आगे बढ़ाने के लिए क्रमशः महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक का विवेकपूर्ण कला कौशल ही कथोपकथन को प्रभातपादक ही नहीं हो पाते। त्रिभुवनसी के शब्दों में कहे तो कथोपकथन उपन्यास का वैसा अपरिहार्य तत्व नहीं है जैसा कथा, चरित्र या देशकाल आदि संवाद से मान सकते हैं। सामान्यतः दो पंक्तियों या पारस्परिक वार्तालाप ही समझा जाता है, अतः संवाद को अलग तत्व न मानकर उपन्यास को अभिव्यक्ति भंगिमा का ही एक रूप समझा जाना चाहिए। इस प्रकार त्रिभुवन ने इस संवाद को एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। अगर उपन्यास में, कहानी में, नाटक में संवाद या कथोपकथन तत्व नहीं है तो लेखक अपना विचार, अपने जो भी कुछ कहना चाहते हैं वह सारा का सारा अभिव्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए इस तत्व का समावेश इन रचनाओं में होना अनिवार्य है। यद्यपि उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं, उसमें भी कभी कभी सामाजिक स्तर के और मानसिक स्तर के पात्र होते हैं। यहाँ हम त्यागपत्र उपन्यास के कथोपकथन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मृणाल की कथा के माध्यम से भरे समाज में व्यक्ति का अकेलापन किस प्रकार जीवन को पशु जीवन से भी बेहतर बना देता है, इसका हृदय द्रावक चित्रण हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मृणाल की कथा के माध्यम से भारतीय समाज को खोखला करने वाला पारस्परिक मानदंडों और मान्यताओं पर करारी चोट की है। इस मार्मिक कथा को जैनेंद्र जी ने छोटे छोटे सहज संवादों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। त्यागपत्र उपन्यास में जैनेंद्र ने कभी मृणाल और प्रमोद के द्वारा अथवा कभी मृणाल और कोयले के द्वारा, कभी प्रमोद और प्रमोद के पिता द्वारा, अथवा तो कभी मृणाल और उसके पति के द्वारा, अथवा तो कभी मृणाल और उसके प्रेमी के द्वारा, इन अलग अलग पात्रों के द्वारा जैनेंद्र ने एक महत्वपूर्ण संवाद की है, जो संवाद सरल भी है, संक्षिप्त भी है और सहज भी है। इन संवादों के द्वारा हम त्यागपत्र उपन्यास की मनोवैज्ञानिकता अथवा तो लेखक इस उपन्यास में क्या कहना चाहते हैं वह सारी की सारी बातें हमारे समझ में आ जाती है। इसलिए पात्रों के संवाद उपन्यास में महत्वपूर्ण तत्व अथवा तो महत्वपूर्ण संवाद माने जाते हैं। लेखक ने इन मार्मिक संवादों के द्वारा अपने विचारों अभिव्यक्ति की है। त्यागपत्र उपन्यास में हम एक संवाद देख सकते हैं, वह मृणाल और प्रमोद दोनों के बीच हो रहा है। प्रमोद कहता है, मैंने कहा बुआ आज क्या बात है। प्रमोद कहता है मृणाल को कि बुआ आज क्या बात है। तब मृणाल बोलती है, मृणाल कहती है मैं बुआ हूँ प्रमोद, बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। जब प्रमोद पूछता है तो वो आंसर दे कि बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे जीजी कहा कर। जीजी, शीला मुझे जीजी कहती है। मृणाल प्रमोद की समझाती है कि मुझे बुआ नहीं कहना है, मुझे बुआ कहना पसंद नहीं है। जिस प्रकार शीला मुझे जीजी कहती है उस प्रकार तू मुझे जीजी ही कहा कर। तब प्रमोद कहता है
कि मेरी तो बुआ हो तुम, मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ कहती कि मैं बुआ नहीं होना चाहती। बुआ कहती कि बुआ अच्छी चिड़िया कितनी ऊंचे उड़ती है, मैं चिड़िया होना चाहती है। ये दोनों के बीच में हो रहे संवाद में मृणाल है वह प्रमोद की कहती है कि मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। फिर आगे कहती है कि मैंने कहा चिड़िया? बोली हाँ चिड़िया। उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोल वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे कैसी मौज है, नन्ही सी चिड़िया नन्ही सी पूछ, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। इस संवाद से हम मृणाल के निश्चल स्वभाव और उसके मन के सूक्ष्म भावों से परिचित होते हैं। यहाँ त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल और प्रमोद दोनों आपस में बात करते हैं, दोनों आपस में संवाद करते हैं। तो इस संवाद के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस उपन्यास में लेखक ने किस प्रकार एक मार्मिक ढंग से मृणाल के विचार अभिव्यक्त किए हैं और दूसरी प्रकार प्रमोद के विचार भी हमारे सामने उन्होंने रखे हैं। तो इन दोनों पात्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यह महत्वपूर्ण संवाद है। आगे एक और बात हम कह सकते हैं कि जीना क्यों चाहती है, क्योंकि मृणाल अब युवा अवस्था में पहुंच चुकी है, शीला के घर पर अधिक समय बिताती है, शीला के भाई को चाहने लगी है, इसीलिए वह चिड़िया की तरह मुक्त होकर जीना चाहती है। मृणाल इतना ही नहीं, वह छोटे प्रमोद से पूछने लगी। वो कहती है प्रमोद तू मुझे प्यार करता है? प्रमोद मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। यद्यपि प्रमोद बचपन से ही जानता है कि बुआ उसे बहुत प्यार करती है, बुआ के बिना उसका जीना ही व्यर्थ है, लेकिन मृणाल के मुख से निकले इस सहज कथन से हम समझ सकते हैं कि मृणाल का मन शीला के भाई के प्रति आकर्षित हुआ है, इसीलिए बुआ अजीब व्यवहार करती है, ऐसी बातें करती है। बुआ रोजाना घर आकर स्कूल की शरारतों को सारा ब्यौरा प्रमोद को सुनाया करती थी। अब कुछ नहीं बताती। बुआ में आया परिवर्तन से प्रमोद हैरान है। जिस प्रकार मृणाल है वह प्रमोद की सारी बातें बता देती है, तब प्रमोद उनकी बातों से हैरान हो जाता है। मृणाल में आया परिवर्तन देखकर प्रमोद प्रश्न भी करता है और उसका आंसर भी देता है, पूछने पर भी जवाब देती है। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं कहकर वो टाल देती है। वह प्रमोद को कभी बेटा कहती है, कभी भैया कहती है, तो कभी कुछ भी कहती है, सिर्फ गद्दा कहती है। इससे दोनों के बीच का लगाव स्पष्ट होता है। दोनों पात्र प्रमोद और मृणाल आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि कहीं कहीं हम दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित है, इस प्रकार लगता है। इस प्रकार त्यागपत्र उपन्यास में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद के द्वारा उपन्यास में पात्रों का आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। लेखक अपनी बात पात्रों के माध्यम से आगे पहुंचाते हैं। यह पात्र उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक अपने संवादों के द्वारा मूल समस्या, मूल उद्देश्य को स्पष्ट करता है। लेखक ने इन पात्रों के द्वारा अपने विचार उपन्यास में रखे हैं और उपन्यास का मुख्य उद्देश्य लेखक का विचार स्पष्ट करना ही। तो त्यागपत्र उपन्यास में हम पात्रों का
संवाद और संवाद के द्वारा जो हमें सीख मिलती है, जो हमें प्रेरणा मिलती है, वह इस संवाद के द्वारा हमने समझा। इस उपन्यास में, त्यागपत्र उपन्यास में, जैनेन्द्र ने मुख्य गौण और अन्य पात्रों के द्वारा हमारे समक्ष सारी की सारी कथा, सारी की सारी बातें और जो भी कुछ लेखक कहना चाहते हैं वह कहा है। तो हम इस इकाई में संवाद किसे कहते हैं, संवाद क्या है, किस प्रकार पात्र आपस में अपना संवाद करते हैं और संवाद के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है, अथवा तो लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं इन पात्रों के द्वारा, यह हम इस पात्र के संवाद द्वारा समझ सकते हैं। इसीलिए त्यागपत्र उपन्यास में, त्यागपत्र उपन्यास के तत्वों में संवाद तत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर ये तत्व नहीं है तो उपन्यास का आरंभ, मध्य और अंत, ये तीनों चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकती, अथवा तो हम नहीं समझ सकते। इसीलिए तत्वों में संवाद एवं कथोपकथन की आवश्यकता अथवा तो उसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यहाँ हम इकाई 4 में संवाद एवं कथोपकथन हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी चर्चा करेंगे। स्वाध्यायः परमः